एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम सीरीज चला है एमपीडी एग्जामिनेशन गाइड 10th क्लास के लिए, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए पर्सनली गाइड को एनालिसिस के द्वारा बताया जाएगा। अभी तक फ़िलहाल हम लोगों ने 2 वीडियो चैनल पर एसआरटी एजुकेशन पर हम डाल चुके हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के बताए गए हैं। आज हम चाहेंगे कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में जो माने सब्जेक्टिव ग्रुप में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2 नंबर के 3 नंबर के, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जो माने साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उसका ही हम डिस्क्राइब करेंगे साइंस से लेवल से। देखिए माने जब भी आप गैस खरीदने जाते हैं, मार्केट में खरीदने जाइएगा तो ये आपको यही दिखेगा, पिक्चर जो दिख रहा है सामने में 2022 लिखा रहेगा ओनली बुक विथ ऑल सब्जेक्ट्स। एक ही बुक में माने सभी सब्जेक्ट के बारे में एमपीडी एग्जामिनेशन गाइड है। हिंदी में प्रचलित होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, देख सकते हैं। बुक खोलेगा तो ऐसा दिखेगा बुक खुलेगा तो। ठीक है, और नेक्स्ट खोलेंगे तो वही इस टाइप का दिखेगा। फिर उसका नेक्स्ट खोलेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। मॉडल पर जब एमआर सीट जो दिख रहा है तो एमआर सीट जो होता है क्या होता है, इसी प्रकार से दिया रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो बनाना रहता है। ठीक है, इस हिसाब से माने गाइड खुलेंगे और दिखेंगे। देखिए अब बुक खुल रहा है, आप लोग के पास सामने में दिख रहा होगा तो बुक खुल रहा है। इंग्लिश का सेट है तो इंग्लिश तो फिलहाल नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना तो है साइंस का देखेंगे फिलहाल हम। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम पाली में खंड ए के क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है, जिसमें 40 क्वेश्चन बनाने के लिए मिला हुआ है। जो माने 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक प्राप्त किया जाएगा, यानी क्या 4 4 2 जा 8, यानी क्या माने 8 नंबर के होंगे। प्रथम क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो होता है क्या कि माने आप उत्तल लेंस हम पढ़े होंगे, एक तरह से आभासी होता है। तो देखेंगे इसके बारे में उत्तर आंसर देखेंगे कि जब वस्तु फोकस यानी एफ पर और प्रकाशित केंद्र के यानी सेंटर के बीच में हो, प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु है वह। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़े आकार का होता है। क्या होता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच को हो, प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर क्या हो, जिधर वस्तु है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़े आकार का होता है उत्तल लेंस में। जो पिक्चर आप देख सकते हैं कि माने क्या हो रहा है, पहले छोटा बन रहा है, उससे पीछे से क्या बन रहा है, बड़े आकार का बन रहा है। तो क्या है माने वस्तु का बड़ा आकार बन रहा है, सीधा बनता है और बड़े आकार का भी बनता है। नेक्स्ट वन करता है क्या, दूसरा नंबर करता है क्या, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्योंकि इसका आंसर में कहता है कि इसका कारण यह है कि इसका कारण है कि प्रकाश का आवर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। यह है पानी में रखा हुआ सिक्का का। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में कहता है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष यानी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम होते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो माने इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। यानी जो निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं कि जो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है, दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है कि निकट की वस्तु दूर की वस्तु दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये निकट दृष्टि दोष का, यानी जो दोष है वही जो दोष है वही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर कहता है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग। तीसरा कहता है इसका कि अबिंदुदकता
विदुद्धारकता। आँख की लेंस में समिति आँख की लेंस में समिति के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वो होता है अबिंदुता। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम हो तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा। तो प्रश्न से देखा जाए तो मतलब माने रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम, वोल्ट दिया हुआ 220 वोल्ट, जिसमें आई इक्वल टू होता है, यानी कि आई नहीं निकालना है, यानी क्या विद्युत धारा निकालना है, तब भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। भी बाई आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई आर, यानी कि 220 बाई 1200 हो जाएगा, यानी क्या 0.184 एम्पियर, यानी क्या विद्युत धारा के रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम को लिखे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर में हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली अंगुलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हो, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति को दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली अंगुलियां चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। इसे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि मतलब अंगूठा क्या कर रहा है, चालक की गति बता रहा है, और मतलब अंगूठा के बाद वाली जो उंगली है वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, और मतलब नीचे वाली जो उंगली है उसके नीचे वाली उंगली जो प्रेरित धारा को बता रही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में आंसर में हो जाएगा, प्रत्यावर्ती में 2 कमियां होती है। पहला होता है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि धारा का मान जो होता है दिशा समय के साथ बदलता रहता है। फिर दूसरा कहता है कि डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होती है। डीसी की अपेक्षा क्या, डायरेक्ट करंट की अपेक्षा अधिक घातक होती है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, तो 7 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा, यानी कि 7 में कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे दीजिए। तो विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है, तो मतलब आंसर में हो जाएगा किसी चालक से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की संख्या को विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। विद्युत धारा की प्रबलता की माप एम्पियर से मापी जाती है, यानी कि किसी चालक से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। विद्युत धारा के प्रबलता की माप एम्पियर में व्यक्त की जाती है, यानी मापी जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 2 नंबर वाले मतलब माने लास्ट क्वेश्चन हो, 1 से 8 तक बोला गया था, इसलिए 8वां क्वेश्चन, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता लिखे। तो फ्यूज के मतलब आंसर के हो जाएगा, आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्यूज की तार की 3 विशेषताएं इस प्रकार होती है। पहला होता है कि यह टीन और सीसा के मिश्रण से बने टंगस्टन नामक मिश्र धातु की बनी होती है, यानी कि यह टीन और सीसा के मिश्रण से बने टंगस्टन नामक मिश्र धातु की बनी होती है। इसका गलनांक 220 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके प्रयोग से विद्युत द्वारा घरों में आग लगने की घटना पर नियंत्रण संभव रहता है। यानी क्या मतलब माने पहला कहता है यह टीन और शीशे के मिश्रण से बने होते टंगस्टन नामक मिश्र धातु की बनी होती है। इस दूसरा नंबर इसका गलनांक 220 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा इसके प्रयोग से विद्युत द्वारा घरों में आग लगने की संभावना पर नियंत्रण यानी संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से 10 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 9 से 10 में मतलब माने प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक आकार ज्ञात करना है। प्राकृतिक आकार ज्ञात करना, प्रश्न से देखा जाए तो मतलब माने क्या, आर बराबर क्या दिया हुआ है 5 मीटर, यानी फार्मूला क्या होता है, ए बराबर R/2 होता है,
एक फोर्स और रेसिस्टेंस बटा 2 होता है, यानी कि 5/2 मीटर हो गया है। वस्तु की दूरी यानी कि यू इक्वल टू -5 मीटर है। वस्तु दर्पण के बाईं ओर और है, इसीलिए यू का मान ऋणात्मक होगा। यानी तथा भी बराबर नहीं पता है तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यानी कि 1/v निकालना हो तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होता है। तो 1/v मतलब माने पता निकालना ही है, तो 1/f तो 1/f दिया हुआ है, f का मान तो दिया हुआ है 5 मीटर 2 मीटर निकाले हम लोग, तो 1 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 1/-5। तो जिसको एलसीएम करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि वोल्ट का मान कितना आएगा 5/3, यानी क्या 1.67 मीटर होता है। ठीक है। भी के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है, अतः इसकी प्रकृति आभासी, यानी कि भी के घनत्व भी के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है, अतः इसकी प्राकृतिक आभासी है। ठीक है। यानी आपने पिछला में देखा होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -v/u, यानी क्या माइनस भी का मान पता ही है कि -5/3, यानी कि माइनस बटा में -5, यानी कि 1/3 आएगा। m के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.67 मीटर की दूरी पर आभासी सीधा और वस्तु के आकार की तुलना में 1/3 गुना छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या प्राप्त होता है? तो मतलब आंसर में हो जाएगा यदि सभी सेलों के धनोद यानी क्या पॉजिटिव को एक बिंदु से तथा ऋणोद को यानी माइनस को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम कहलाता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक को जिन दो बिंदुओं से जोड़ते हैं उन्हें भी से बाहर परिपथ जोड़ा जाता है। जैसे कि अपने पिक्चर में देख भी रहे होंगे। चित्र में है कि एक विशेष स्थिति स्पेशल केस है कि प्रदर्शित का जिससे सभी सेल समान यानी ई और आर में व्यक्त हैं। इस संयोजन में पहला कहता है बाह्य परिपथ आर के से प्रवाहित धारा विद्युत सेलों से प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात दूसरा कहता है कि विद्युत वाहक बल वही होता है जो किसी एक सेल का होता है। तीसरा कहता है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कहता है कि इस संयोजन में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच कुल विभवांतर बल ई डैश बराबर ई होता है। कुल आंतरिक यानी कि प्रतिरोध आर और समांतर संयोजन से प्राप्त होता है 1/r के बराबर आर डैश यानी कितना 1/r प्लस 1/r, यानी कि डैश कितना m तक ले यानी बार, यानी क्या m/r यानी क्या r/t, यानी कि मतलब r/m के बराबर। यहाँ पर m जो सेलों की संख्या है, चूँकि मतलब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध r डैश बाह्य प्रतिरोध r के साथ श्रेणी क्रम में, इसीलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध r डैश इक्वल टू r प्लस 1/r प्लस r बाई स्मॉल r प्लस बिग r प्लस स्मॉल r बाई m होता है। ओम के नियम से संयोजन में प्रवाहित होता है आई इक्वल टू क्या होता है ई आर होता है, आई डैश आर डैश यानी क्या है ई बाई आर प्लस आर स्मॉल आर बाई एम स्मॉल एम। यहाँ अतः मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी प्रतिरोध विद्युत एम्पियर क्या हो जाएगा एम ई बटा एम आर प्लस आर, यानी अभिष्ट व्यंजक है। क्या है? अभिष्ट व्यंजक है। क्या है? अभिष्ट व्यंजक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, तो नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया रसायन शास्त्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। लघुत्तर ये प्रश्न है, यानी क्या इसमें भी मतलब जो 2 गुने 4 करना है, यानी क्या 4 गुने 2 करना है, यानी कि 8 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है? पहला कम मात्रा में ज़्यादा, दूसरा ज़्यादा मात्रा में। पहला कहता है कम मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता है कि मतलब माने CaOH का होल 2 प्लस CO2 जब रिएक्शन करता है तो CaCO3 प्लस H2O यानी कि श्वेत अवक्षेप देता है। दूसरा में कहता है ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या होता था CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि H2O क्या है यहाँ पर जल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है CaHCOO3 होल 2 जल में घुलनशील होता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण दे। उत्तर में हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी क्या अम्ल प्लस भस्म यानी क्या लवण प्लस जल। HCl प्लस NaOH यानी कि जब रिएक्शन करता है तो NaCl प्लस H2O देता है। H2SO4 प्लस 2KOH यानी क्या मतलब माने कि देख रहे K2SO4 प्लस 2H2O हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन तन्यता किसे कहते हैं, यानी धातुओं का वह गुण जिस कारण से पतले लंबे तारों में बदला जा सकता है उन्हें तन्यता कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH यानी कि यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे कार्बन में क्या होता है 3 गो हाइड्रोजन लगा दिया गया है, इसमें मतलब 2 हाइड्रोजन और इसमें वाले में OH यानी क्या अल्कोहल भी लगा दिया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन करता है कि ब्यूटेन एवं एथेनोइक अम्ल के संरचना सूत्र बनाएं, लिखिए। तो ब्यूटेन जनवे को, तो ब्यूटेन अम्ल क्या क्या होता है यहाँ पर C4 सी बॉन्ड ओ यानी सी क्या करता है मतलब माने एच बॉन्ड सी पर है क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, और जब आगे रिएक्शन करता है फिर कितना होता है डायरेक्शन पिक्चर में दिख रहा है ब्यूटेन अम्ल का। एथेनोइक अम्ल का भी पिक्चर दिख रहा है, आप देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कि लोहा की वस्तु का जस्तीकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि जस्ता एक रासायनिक विधि है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत कोई कोटी की जाती है, इसे जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। बैंकिंग पाउडर क्या होता है? बैंकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका निर्माण Na2SCO3 के जलीय विलयन से CO2 गुजारने पर होता है। Na2CO3 प्लस 3CO2 प्लस H2 जब रिएक्शन करता है तो 2NaHCO3 आता है निकलता है। इसे सोडियम क्लोराइड से भी तैयार किया जाता है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यानी NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी क्या मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कहता है क्या, नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आंसर में हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaOS जब रिएक्शन करता है बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। H2O जल मिल गया है लीटर में, तो CaCO2 और हो गया यानी बुझा हुआ चूना बना। इस अभिक्रिया में कैल्शियम और जल में मिलकर एकल उत्पादन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न करता है कि प्रयोगशाला में मतलब मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो आंसर में हो जाएगा सरलतम हाइड्रोमेथेन, इसका अणुसूत्र CH4 होता है। प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की तैयारी एक कठोर कांच की नली में 2 ग्राम सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम CH3COONA सोडा लाइम एवं NaOH का मिश्रण लेते हैं। इसमें एक निकासी नली युक्त कॉर्क लगते हैं। अब पानी से भरा टब इस प्रकार रखते हैं कि निकास नली का दूसरा सिरा पानी के अंदर रहे। परख नली को सावधानी से गर्म करते हैं तथा मीथेन गैस बनती है। शुरू हो गई गैस को पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। देख लीजिए पिक्चर में दिख रहा होगा कि मीथेन का निर्माण किया गया सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम और बर्नर लगा हुआ है शीशे का। मीथेन का यहाँ पर दूसरे वालन में है और जल है नीचे में।
अभिक्रिया करके समीकरण बनाता है, क्या बनाता है, तो CH3COON यानी कि सोडियम एसीटेट जब रिएक्शन करता है किससे, प्लस करता है NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम को करता है, तो जब CaO जब रिएक्शन करके मतलब बाहर की ओर जाता है आगे की ओर, तो CNA2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की क्रिया यानी कि क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में मेथेन से क्रिया करता है। इस प्रक्रिया में मेथेन अणु में H का स्थान क्लोरीन ग्रहण कर लेती है, इसीलिए इस प्रकार को प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया विभिन्न पदों में विभिन्न प्रकार की होती है। CH4 प्लस Cl2 जब रिएक्शन करता है हैवी मेटल मतलब CH3Cl प्लस HCl देता है, यानी कि मेथिल एल्कोहल मेथिल क्लोराइड देता है। CH3Cl प्लस Cl2 जब रिएक्शन करता है तो CH2Cl2 और मतलब HCl देता है, यानी कि मेथिल क्लोराइड देता है। CH2Cl प्लस Cl2 जब रिएक्शन करता है तो CH3Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस HCl देता है। CHCl3 प्लस Cl2 यानी जब रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, CCl4 प्लस HCl यानी क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं किसको, इसी को बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित धातु का निष्कासन उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता था, Al2O3 2H2O होता है, बॉक्साइट का सूत्र होता है जिससे उसका निष्कासन होता है। बॉक्साइट की महीन चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में डाल देते, सूचना समूचा बॉक्साइट NaOH से अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट बनाने घोल बन जाता है तथा अशुद्धियाँ अवशेष अवक्षेप के रूप में बच जाते हैं, जिसे छान कर अलग कर देते हैं। तो Al2O3 प्लस जब रिएक्शन करता है NaOH में तब NaLO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस HCl यानी जल बनता है। एल्युमिनियम करता है, एल्युमिनियम को हाइड्रोक्साइड बाहर से डाला जाता है, जहाँ NaLO2 जल अपघटित होकर AlOH3 का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। NaLO2 प्लस 2H2O जब रिएक्शन करता है तो AlOH3 प्लस NaOH आता है। इस अवक्षेप को छान लेने के बाद धो दिया जाता है और उसके बाद उसे गर्म कर शुद्ध एल्यूमिना में प्राप्त करते हैं। तो AlO3 जब करता है तो Al2O3 प्लस 3H2O होता है। जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे आप लोगों ने कि ग्रेफाइट का एनोड लगा हुआ है, सोडा का ताप 99,000 है, द्रव एल्यूमिनेट है, नीचे में अति छिद्र है यानी कि छिद्र है छोटा सा, द्रवित एल्यूमिनियम और प्लस क्रोलाइट ये सब क्या कैथोड, ये सब क्या कमज़ोर है ताकि इसको मतलब संभाल के रखते हैं हम लोग। एल्यूमिना को क्रायोलाइट NaO3 के साथ मिश्रित कर ले लोहे के एक सेल में पिघलाते हैं। सेल की भीतरी दीवार पर कार्बन का स्तर रहता है जो कैथोड का निर्माण करता है। एनोड भी कार्बन का बना होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रवित एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप Al धातु कैथोड पर मुक्त हो जाती है। तो Al2O3 यानी क्या हो रहा है, 2Al3 प्लस क्या हो कैथोड है और एनोड क्या 3O2 है। 3O2 मतलब जब होगा क्या हो जाएगा 313 क्या हो जाएगा कैथोड होगा और 6 इलेक्ट्रॉन यानी एनोड पर होता है। उसी प्रकार दिया हुआ है जो मतलब माने जितना पड़े थे Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस यानी क्या 2Al कैथोड पर होता है। 13 क्वेश्चन टीच के स्क्वायर 3O2 माइनस प्लस 3O2 माइनस यानी क्या 3O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में आज इतना ही रहने दीजिए, बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन गया है।
इसलिए ध्यानपूर्वक मतलब मैंने इसको पढ़िएगा और सोचिएगा और मतलब अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा 2022 में जो होने वाले हैं। इट्स ओके, गुड बाय, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।